So hello everyone, welcome back, and today we are going to start questions on debt. Sorry, the cost of debt. अभी हमने डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ डेट ये दो टॉपिक्स देखने हैं इस क्वेश्चंस में। मतलब इन दो टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तकरीबन मैं इस वाले लेक्चर में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला तीन ये क्वेश्चन लेंगे। चौथा यहाँ पे मैंने डिलीटेड लिखा है, आपके नोट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा और जो क्वेश्चन है वो हम स्टडी मटेरियल से कवर करेंगे। सो आइए सर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, और इसके साथ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है? अब बातों पे मेरे ध्यान देंगे। 5 years ago सोना लिमिटेड इशूड 12% इररिडीमेबल डिबेंचर्स। ध्यान देंगे, 5 साल पहले इशू किए गए थे ये डिबेंचर्स, आज इशू नहीं किए गए। तो हमारे फॉर्मूला जो है उसमें इशू प्राइस अब काम नहीं आएगी, हमको जो काम आएगा वो मार्केट प्राइस काम आएगी आज, अगर कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है तो। क्योंकि इशू सिर्फ एक बार होता है तो इशू प्राइस भी एक ही बार आती है, उसके बाद जो प्राइस निकलती है वो है मार्केट प्राइस। सो 5 साल पहले सोना लिमिटेड की कंपनी ने 12% के इररिडीमेबल डिबेंचर्स इश्यू किए थे। अब ध्यान देंगे दो चीज़ों पे। 12% इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ये एक तरीका है डिबेंचर्स को कोट करने का, जिसमें 12% जो है वो कूपन रेट होता है, ठीक है? सो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे अपने बुक्स में भी, आपके पास जो नोट्स होंगे उसमें। ये जो होता है इसको बोलते हैं कूपन रेट। सो मैं स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में आपको बता दूंगा, उसके बाद तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो है इररिडीमेबल डिबेंचर। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इंडिया में हम कभी इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते, लॉ ये बोलता है आपको रिडीमेबल डिबेंचर्स ही इशू करने हैं। अब इस क्वेश्चन में इररिडीमेबल डिबेंचर दिया, इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर डिबेंचर इशू हो गया तो उसकी कोई मैच्योरिटी नहीं है, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है, मतलब जिंदगी भर और आने वाली पीढ़ियों को भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये डिबेंचर्स इशू करता हूँ, मेरी कंपनी सोना लिमिटेड है, और आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, तो ये लाइफ टाइम के लिए हो गया। अब मैं हर साल आपको इंटरेस्ट देता जाऊंगा, और हमेशा के लिए आपका जो जमा किया हुआ पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे पास ही रहेगा। जब तक पैसा मेरे पास है तब तक मैं आपको इंटरेस्ट देता रहूंगा। इसका मतलब यही होता है कि मैं आपका पैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो सोना लिमिटेड इशूड 12% रिडीमेबल डिबेंचर्स एट 103 रुपीज। अब 3 रुपी प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू ऑफ 100। सो पार वैल्यू कितनी है सर? 100। बुक में आपने लिखते जाएंगे, मैं थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूँ, ठीक है? एक के नीचे एक आप लिखते जाइए। सबसे पहले आप लिखेंगे पार वैल्यू 100, इशू प्राइस 103, तो 3 रुपए का प्रीमियम है, अपने आप समझ में आ गया। कूपन रेट इज 12%। हमेशा याद रखना कूपन रेट पार वैल्यू पे ही लगता है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर्स इज 94। अभी लिखो एमपी मार्केट प्राइस 94, उसके नीचे नीचे आते जाओ। इफ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट अ रेट ऑफ 35%, ध्यान देंगे कंपनी क्या पे कर रही है, टैक्स पे कर रही है 35% का, तो क्या इसकी करंट कॉस्ट होगी डिबेंचर्स की? कंपनी को पैसा यूज जो कंपनी कर रही है उसकी करंट कॉस्ट कितनी होगी, आपको ये बताना। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एट प्रेजेंट, 5 साल पहले नहीं। अगर 5 साल पहले की पूछता तो मैं 5 साल पुरानी प्राइस इस्तेमाल करता, आज की पूछी जा रही है तो आज की प्राइस हम इस्तेमाल करेंगे, इतना ध्यान में रखना, ठीक है? तो कभी भी जब कॉस्ट ऑफ डेट निकालने की बात आती है तो हमको सबसे पहले जो क्वेश्चंस को आंसर करना है वो ये है सर, वो ये है सर कि ये डिबेंचर रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है। सो मैं आपको, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये इररिडीमेबल डिबेंचर है, और इररिडीमेबल डिबेंचर्स का आपको फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर्मूला क्या है सर? इंटरेस्ट की अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, ठीक है? अब इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी निकालोगे? 12% इंटू 100। कूपन रेट हमेशा फेस वैल्यू या पार वैल्यू पे लगता है, और नेट प्रोसीड्स अभी कितने आएंगे? 94, क्योंकि आज की प्राइस निकाल रहे तो आज के मार्केट प्राइस काम की। अगर आप गलती से भी 103 लिख रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? इंटू 100, बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। हाँ सर, एक चीज़ है जो हमने छोड़ दी यहाँ पे, वो ऐसा है कि हमने यहाँ पे 1 माइनस टैक्स नहीं लिया, तो हम ये काम करते हैं 100 आखिरी में लगा देंगे, यहाँ पे हम 1 माइनस टैक्स ले लेते हैं। सो देखो 12 डिवाइडेड बाई 94 इन ब्रैकेट 35% है ना, तो 0.65 बचेगा। अब ये आपका फाइनल आंसर आता है।
12 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय 94 और इंटू 100 करोगे तो कॉस्ट आएगी 8.30% राउंड ऑफ करके. दिस इज़ व्हाट द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स इज़. ठीक है, 8.30%. एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ. 12 डिवाइडेड बाई 94 इंटू 0.65, 8.30%. इसका मतलब क्या है, ध्यान दो. अभी आपको फॉर्मूले से आंसर तो निकालना आ गया. मतलब ये होता है कि सर 1 रुपये इस्तेमाल करने के लिए, डिबेंचर में 1 रुपये इस्तेमाल करने के लिए नेट कॉस्ट जो है 8.30 पैसे लगते हैं. 8.30% इज़ द कॉस्ट. या 100 रुपये का अगर डिबेंचर आप किसी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पर 8 रुपये 30 पैसे का इंटरेस्ट देना पड़ेगा नेट ऑफ टैक्स. आप इंटरेस्ट तो ज़्यादा दोगे सर, 100 पे 12%, यानी कि 12 रुपये का आप इंटरेस्ट दोगे, लेकिन 12 पे आपको टैक्स सेविंग भी होगी. तो एक तरफ से 100% जा रहा है और 35% आ रहा है, तो नेट में जा कितना आ रहा है सर, 65%. सो जो आपका तो नेट इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी टैक्स को माइनस करने के बाद, वो रहेगी 65% ऑफ द 12. इतना अमाउंट आप पे कर रहे हो किस पे, 94 रुपीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, अगर आज मार्केट में ऐसा इशू किया जाए तो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ डेट. सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. आपको ये चीज़ समझ में आ गई. अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, ध्यान दो. अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. अपने बुक में लिखेंगे, मैं आपको डिक्टेट करते जाता हूँ. सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स 10,000, उसके नीचे कूपन रेट 10%, उसके नीचे फेस वैल्यू 100, अच्छा देखो अभी कब इस इशू किए, ध्यान देना. 1/4/2010 को इशू किए थे और 1/4/2015 को ये मेच्योर हो रहे हैं. सो ध्यान देंगे 10 से 11, 12, 13, 14 और 15, 5 साल का ये समय है. द कंपनी वॉन्ट्स, मेच्योरिटी लिख लो टी, टी यानी कि छोटा टी लिखना, ठीक है, ऐसा ऐसा टी लिखो, ऐसा टी इज इक्वल टू 5. द कंपनी वॉन्ट्स टू नो द करंट कॉस्ट. करंट कॉस्ट जानना चाहती है तो करंट मार्केट प्राइस लगेगी सर, ध्यान दो, of its existing debt and the market price of the debenture is 80, और compute the cost of existing debentures assuming 35% of the tax rate. ये आपको डिटेल दी हुई है. अब इसके साथ हमने सॉल्व करना है. इस क्वेश्चन में और पुराने क्वेश्चन में सर डिफरेंस क्या है पता है आपको, एक सेकंड ना. हाँ, इस क्वेश्चन में और पुराने क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि पुराना क्वेश्चन इरिडीमेबल था. पुराने क्वेश्चन में जो डिबेंचर थे वो इरिडीमेबल थे और इस क्वेश्चन में जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं. सो ये फ़र्क पड़ता है. सॉरी. अब रिडीमेबल डिबेंचर के केस में आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए. और फॉर्मूला याद भी क्या रहना है, कॉन्सेप्ट याद रखो. रिडीमेबल डिबेंचर में कैश फ्लोज 2 तरह के होते हैं, या इनकम 2 तरह की होती है. एक तो जो हर साल इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स सेविंग माइनस करके, यानी कि इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स ले लो. एक तो ये हो गया हर साल का, ये हो गया इंटरेस्ट. और हर साल का कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको लेना है. सो कैपिटल एप्रिसिएशन टोटल में अगर आप निकालोगे तो टोटल में ऐसा आएगा, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टाइम, कितने साल बाकी है मेच्योरिटी को. तो अगर आप ऐसे करोगे तो ये पार्ट आपको एनुअल कैपिटल एप्रिसिएशन देगा, और उसके बाद डिनोमिनेटर में रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2. इसका लॉजिक भी मैंने बताया था और क्या इलॉजिक है इसमें वो भी मैंने बताया था आपको. सो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे सर, इंटरेस्ट का रेट था 10%, आपने लिखा होगा तो 100 रुपये पे, यानी कि ये दोगे 10, 1 माइनस 0.35. रिडम्पशन वैल्यू कितनी रहेगी, जब भी क्वेश्चन में ये चीज़ लिख के रखो, ठीक है. डिबेंचर के केस में क्या होता है, जब भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता है कि मैं क्या रेट पे, क्या अमाउंट पे रिडीम करूंगा, तो हम पार वैल्यू मान के चलते हैं कि उस पर रिडीम होगा, तो पार वैल्यू इज़ 100, उस पर रिडीम करेंगे. और मार्केट प्राइस कितनी दी थी क्वेश्चन में, मार्केट प्राइस क्वेश्चन में जो दी थी वो है 80.
सो 80 डिवाइडेड बाय कितने साल, 5। अब क्वेश्चन में ध्यान देना कि हाँ ठीक है 5 ही लेना पड़ेगा। रिडम्पशन वैल्यू इज़ 100 प्लस नेट प्रोसीड अभी 80 मानेंगे डिवाइडेड बाय 2। सो इस केस में क्या होगा सर, एक सेकंड ना, हाँ इस केस में कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे आएगा, अरे यार यहाँ पे आएगा सर 6.5, ठीक है, प्लस 20/5 अगर आप करोगे तो 4 डिवाइडेड बाय 90, और कुछ है क्या, 10.5 डिवाइडेड बाय 90 अगर आप करोगे तो दैट इज 11.67% इज़ द कॉस्ट ऑफ डेट। एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन देख लेता हूँ, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। 10, 100, 5 साल, 20/5 इस 4, इधर में 80, 35%, ठीक है। सो दीज आर द कैलकुलेशंस। %11.67%। अब इसका मतलब क्या, ऑन एन एवरेज, ध्यान देना ये इस सेंटेंस का मतलब है, वर्ड का क्या मतलब है कि सर ऑन एन एवरेज क्या पड़ रहा है आपको, ऑन एन एवरेज आपको हर साल 100 रुपये का डिबेंचर यूज़ करने के लिए या 100 रुपये का कैपिटल यूज़ करने के लिए खर्चा कितना लग रहा है, जेब से कितना इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स देना पड़ रहा है सर, 11.67 टोटल खर्चा, सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, टोटल खर्चा, क्योंकि इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, और इतना ही परसेंटेज इनकम है सामने वाले के लिए। क्या ये मेरा सेंटेंस सही है कि कंपनी का खर्चा अगर 11.67% है तो सामने वाले की इनकम भी तो 11.67% हुई? क्या मेरी बात ये सही है? गलत। पहली चीज़, क्यों गलत? इसमें सिर्फ एक डिफरेंस आएगा जो टैक्स रेट है वो कंपनी का यहाँ पे 35% दिया हुआ है। सो प्रैक्टिकली अगर कंपनी का 35% माने तो ज़रूरी नहीं सामने वाली पार्टी जो है उसका भी 35% ही टैक्स रेट होगा। उसको जो इंटरेस्ट पे टैक्स भरना होगा हो सकता है 10% पे आए, या फिर उसका एग्जम्प्ट हो जाए क्योंकि उसके अलावा उसकी कोई और इनकम नहीं है। सो केस टू केस डिपेंड करेगा, और टैक्स रेट बदला तो नेट इनकम की जो परसेंटेज है वो बदलेगी यहाँ पे। सो दिस विल बी द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज तो सेम है। कैपिटल एप्रिसिएशन नॉर्मली हम इग्नोर करके चलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन पे जो टैक्स होता है फाइनेंस में, ठीक है। सो अगर आप कंसिडर करना चाहे तो करो, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट का सिलेबस ऐसा कहीं पे भी नहीं बोलता, इसलिए मैं आपको अभी फ़िलहाल बताऊंगा नहीं, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर आपको उस तरह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन दैट वी वेर डिस्कसिंग। लेट्स डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। ध्यान देंगे आप, ठीक है। अ कंपनी इश्यूज 10 lakh 12% debentures of ₹100 each. Debentures are redeemable after the expiry of fixed period of 7 years. The company is in 35% टैक्स ब्रैकेट। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अभी लिख लेनी चाहिए। कंपनी ने जो इशू किया 10 लाख रुपए के 12% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच। अभी मेरे को एक डाउट है इसमें, 1 सेकंड, कि ये 10 लाख रुपए है या 10 लाख नंबर है। हाँ ठीक है, नहीं अभी रुपए दिए तो हम रुपए कंसिडर करके चलेंगे। सो 10 लाख रुपए का टोटल इशू है डिबेंचर का। तो लिखो कूपन रेट 12%, उसके नीचे फेस वैल्यू 100। ये चीज़ ध्यान रखना, डिबेंचर्स आपके जो है ना इस क्वेश्चन में ये रिडीमेबल है। इसका मतलब हम रिडीमेबल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैच्योरिटी वाला। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड ऑफ 7 years, यानी कि कितने साल का है सर? 7 साल का। 7 साल बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे। टैक्स रेट लिख लो नीचे में 35%। टाइम लिख लिया आपने 7 साल, 7 years टी। नीचे कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान देना। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट, पहली चीज KD, फिर बोलता आफ्टर टैक्स। इफ द डिबेंचर्स आर,
सर क्या क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है? यस सर, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा है तो दारू पी के नहीं बैठना वहाँ पे, यानी कि हमने एक फॉर्मूला याद किया हुआ है और वही हमने यहाँ पे छाप दिया और वही करे जा रहे हैं, हम एक एक वर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आफ्टर टैक्स पूछा है तो टैक्स ठीक है डिडक्ट करेंगे, नहीं भी पूछा होता, कुछ भी नहीं होता तो भी टैक्स अपन लगाते और आफ्टर टैक्स ही कैलकुलेट करते। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर आफ्टर की जगह बिफोर वर्ड आ गया और आपने अपनी ही धुन में दारू पिए जैसे फॉर्मूला डाला और आंसर निकाल लिया तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार 10% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम। सो 3 अलग अलग केसेस दिए आपको। ये जो सेकंड पार्ट है ये मैं बाद में कंसिडर करता हूँ, पहले हम इसकी बात करते हैं। 3 आपको सिचुएशन दी हुई है, ठीक है, कोई कॉल नहीं है। 3 आपको जो सिचुएशन दी हुई है उसमें ऐसा है कि पार वैल्यू होगी, कौन सी, जो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टाइम एंड देन डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो एनपी जो हमने लिखा है ना नेट प्रोसीड्स, यहाँ पे हमको एक बार कंसिडर कितना करना पड़ेगा 100, उसके अगली बार कितना कंसिडर करेंगे 10% डिस्काउंट यानी कि 90, 10% प्रीमियम यानी कि 110, 10% ऐड कर देंगे। बस ये 3 वैल्यूज बदलनी है उस फॉर्मूले में और आपको आंसर निकालना है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर। फटाफट, ठीक है। कितना परसेंट? 12% ना, 7 साल। सबसे पहला पार्ट एट पार, या सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल वाला, ठीक है। इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स, दिख रहा है आपको, प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आ जाओ पहली बात, एट पार जो है 12 का इंटरेस्ट 35% का टैक्स रेट, एक बार देख लेते हैं ना कंफर्म करने के लिए। प्लस रिडम्पशन वैल्यू आप ले लो 100 क्योंकि पार वैल्यू पे, नेट प्रोसीड्स, रिडम्पशन तो पार पे ही बोला ना, हाँ, नेट प्रोसीड्स आपकी 100 आ जाएंगी। ध्यान देना क्योंकि एट पार इशू बोला है उन्होंने, रिडम्पशन बोला है या इशू बोला है, ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है। उन्होंने बोला है कि डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, इशू यानी कि नेट प्रोसीड्स पे होगा। अगर वो बोलते कि रिडम्पशन एट पार होगा, डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होता तो हम रिडम्पशन वाली वैल्यू बदलते। डिवाइडेड बाय 7, 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो अगर मैं इसका सिंपल कैलकुलेशन निकालूँ 12 माइनस 35% इज 7.8 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 7.8% पर एनम। 100 रुपये इस्तेमाल करने के लिए नेट ऑफ टैक्स 7 रुपये 80 पैसे का खर्चा है कंपनी को। डिस्काउंट अगर आप लोगे सेम चीज़ रिपीट होगी। रिडम्पशन वैल्यू तो 100 ही रहेगी सर, और ये हो जाएगी 90, 7, 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2। 7.8 प्लस 1.43, सो इसकी फाइनल कॉस्ट आती है आपकी 9.72%। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, 9.72% पर एनम। अब ध्यान देंगे आप, सर जब आपने डिस्काउंट में इशू किया ना मार्केट में तो आपको खर्चा बढ़ गया ना, 9 रुपये 72 पैसे, 9 रुपीज़ 72 पैसे यू हैव टू पे एज अ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल एप्रिसिएशन पर ईयर फॉर यूजिंग 100 रुपीज़। वाई द कॉस्ट हैज़ इंक्रीज्ड? बिकॉज आपके पास में जो इस्तेमाल करने के लिए पैसा आया है वो कम आया है।
पहले वाले केस में पूरे 100 रुपये आए थे और ये वाले केस में सिर्फ 90 रुपये आया, यानी कि 10 रुपये कम आए, लेकिन खर्चा आपको उतना ही हो रहा है। मतलब आपको सॉरी इंटरेस्ट के रूप में तो खर्चा उतना ही है, कैपिटल एप्रिसिएशन और बढ़ गया आपका, तो टोटल खर्चा बढ़ गया क्योंकि आपके पास पैसे कम है अब इस्तेमाल करने के लिए। लास्ट एट प्रीमियम KD इज इक्वल टू सेम चीज 12 1 माइनस 0.35 प्लस 100 माइनस 110 आएंगे। लेकिन क्यों, इसका मतलब क्या है, 110 रुपये लेके आप मेचोरिटी पे सिर्फ 100 रुपये दे रहे हो। सो यहाँ कंपनी को फ़ायदा है। प्रीमियम पे अगर इशू किया, इसका मतलब ज़्यादा पैसे लिए हैं सामने वालों से, तो हमारे पास ज़्यादा पैसे इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन खर्चा उतना ही हो रहा है 12 रुपये का, तो हमको कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएगी। $7.8 minus 1.43 divided by 105 into 100, that's 6.07%। देखा, 100 रुपये इस्तेमाल करने के लिए नेट ऑफ टैक्स आपको 6.07% ही देना पड़ रहा है। सो एक ये याद रखो, एक ये याद रखो, और एक ये था आपका 7.8। ये 3 चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। दिस इज़ A, B एंड C। ठीक है, आगे बढ़े सर, ध्यान देना सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है, ध्यान दो। इफ ब्रोकरेज, सेकंड वाला पार्ट पढ़ना, इफ ब्रोकरेज इज पेड एट 2%, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इफ इशू इज एट पार। ध्यान देना, अभी क्या एक्स्ट्रा आया आपको मालूम है, ब्रोकरेज आया। ब्रोकरेज कब पे करते ये बता दो। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अगर इशू एट पार है, यानी कि इशू प्राइस जो है वो 100 रुपये है। और ब्रोकरेज क्या होता है पता है, जैसे मैं कंपनी हूँ और आप इन्वेस्टर हो, मैं अगर मार्केट में डिबेंचर इशू करना चाहता हूँ तो मेरे को कहाँ से पता चलेगा? मैं क्या आपके घर पे आऊँगा बोलने के लिए कि लो डिबेंचर्स खरीद लो? नहीं, मैं बैंकों को दूंगा, बैंकों को अपना मीडिएटर बनाऊंगा। और बैंक, क्योंकि हर बैंक नॉर्मली क्या होता है, बैंकों का अकाउंट, बैंकों में कई सारे लोगों का अकाउंट होता है, तो बैंक के थ्रू लोगों तक इजीली पहुंचा जा सकता है और उसी का फ़ायदा उठाया जाएगा कंपनी द्वारा। और कंपनी क्या करेगी, बैंकों को दिया और बैंक आपको वो डिबेंचर्स बेचेंगे। सो बैंक इज़ हेल्पिंग मी। या बैंक ले लो, एक तो नॉर्मल बैंक्स ले लो, या तो फिर आप वो दूसरे वाले बैंक जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, दोनों में से कोई भी बैंक हो सकती है, वो आपको ये डिबेंचर्स बेचेगी। और वो जब आपको ये डिबेंचर्स बेचेगी तो आपसे पैसा 100 रुपये लेगी, ठीक है, और ये 100 रुपये मेरे तक ट्रांसफ़र करने के पहले वो अपना फीस काट लेगी। दैट इज़ कॉल्ड एज द इशू कॉस्ट। ठीक है, इशू कॉस्ट ले लो, और इशू के टाइम पे जब ब्रोकरेज बोलते तो वो ब्रोकरेज अमाउंट होगी। सो 2% वो रख लेंगे। मेरे तक कितना पहुंचा, सिर्फ 98। आई बात समझ में? तो मैं तो मेरा खर्चा 98 पे कैलकुलेट करूंगा क्योंकि मैं इस्तेमाल ही पैसा 98 का कर रहा हूँ। आप रिटर्न 100 पे कैलकुलेट करोगे क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट 100 का किया, मैंने इस्तेमाल 98 का किया। आई बात समझ में? सो मैं 98 पे कॉस्ट कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, सो ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब कुछ चीज़ें सर बदल जाएगी। फॉर्मूला विल बी द सेम, कॉस्ट ऑफ डेट विल बी इशू इंटरेस्ट 12 1 माइनस 0.35 प्लस रिडम्पशन वैल्यू तो 100 की 100 रहेगी, माइनस ये हो जाएगा 98। 2 रुपये चले गए ना सर, डिवाइडेड बाय 7 साल। इशू प्राइस यानी कि नेट प्रोसीड्स जो बोलते हैं। अब यहाँ पे भी 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 7.8 प्लस 2 रुपये डिवाइडेड बाय 7। मैंने 100 माइनस 98 क्यों लिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दो, मैंने इस्तेमाल 98 रुपीज़ किए और जब रिडम्पशन की बारी आई तो आपको कितने रुपए वापस दिए? 100 रुपये वापस दिए। सो मेरे जेब में अगर देखोगे आप तो 98 आए और 100 गए। 2 रुपये का मेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन देना पड़ा, लेकिन ज़रूरी नहीं वो कैपिटल एप्रिसिएशन रियल लाइफ में आप तक पहुंचेगा, क्योंकि ये ऐसे होके वापस जाएगा। अगर आया भी ऐसे होके है तो जाएगा भी ऐसे होके, तो 2 पूरा नहीं मिलेगा। अब आपको पैसा देना है, इसलिए कम बैंक आपसे भी चार्जेस ले सकती है। वो डिपेंड करता है केस टू केस।
सो 2 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ रहा है, 0.29 आ रहा है, सॉरी 0.29 डिवाइडेड बाय 99। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। divided by 99, so that this goes to 8.17% per annum। अब बताओ ये बात आपको समझ में आई क्या? इसका मतलब क्या है? कंपनी को खर्चा कितना लग रहा है 100 रुपये इस्तेमाल करने के लिए? 8 रुपये 17 पैसे। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ डेट है। सो दिस इज़ व्हाट वी लर्न इन द एंटायर लेक्चर। अब आपको एक चीज़ समझ में आई, ब्रोकरेज कॉस्ट जो होती है वो इशू प्राइस में से, नेट प्रोसीड्स में से माइनस होता है, तो हमने उसको यहाँ पे कंसिडर किया, ठीक है, ये चीज़। सो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड यू विल बी गुड इन लर्निंग। इसका मतलब ज़रूर समझ लिया कि ऑन एन एवरेज मुझे 100 रुपये इस्तेमाल करने में 8 रुपये 17 पैसे लगता है कंपनी को। ज़रूरी नहीं कंपनी का जो 8 रुपये 17 पैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सामने वाले का रिटर्न भी होगा, लेकिन कभी अगर ज़रूरत पड़ी आपको एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए ये चीज़ यूज़ करने की, तो आप मान के चलेंगे कि जो कंपनी का कॉस्ट है 8 रुपये 17 पैसे, 8.17%, वो सामने वाले का रिटर्न भी है, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम मान के चलते हैं बाकी सब चीज़ें ज़ीरो होगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटायर 3 क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड। अगले वाले पार्ट में थोड़ा सा आगे जाते हैं, और जो मैंने बोला था ना, प्रेजेंट वैल्यू वाली मेथड देखेंगे, अमोर्टाइजेशन वाली मेथड देखेंगे कि उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे। उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि प्लीज़ मेक श्योर आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट देख लें, उसी के बाद आगे बढ़े, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज समझने में काफ़ी दिक्कत जाएगी। So make sure that you watch this concept of internal rate of return before moving over to the next question of cost of debt. Bye bye.